बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फिज़िक्स में हमने लास्ट क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया था। इसका नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स। आपकी बुक का आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, थोड़ा सा उनको रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होती है? फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आप पूरे एटम की स्टडी करते हो तो ये एटॉमिक फिजिक्स होती है, और एटम के खाली न्यूक्लियस की स्टडी करते हो तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। एटम क्या होता है जी? ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, सबसे छोटा टुकड़ा, छोटा जर्रा एटम कहलाता है। एटम का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये रदरफोर्ड ने पेश किया हुआ है। बोहर ने, नील बोहर ने इस स्ट्रक्चर की तस्दीक की थी। एटम के स्ट्रक्चर के मुताबिक एटम में सेंटर के अंदर एक गोल बॉडी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं, ये जो बॉडी है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और बाहर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल है, वो घूम रहा होता है। जिस दायरे में घूम रहा होता है उसको आप कहते हो ऑर्बिट। तो दो चीज़ें हो गई, सेंटर में न्यूक्लियस है और अराउंड क्या है? ऑर्बिट। तीन किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जी आपके पास एटम में। एक होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक होता है न्यूट्रॉन, ये भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहा होता है। प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक एटम का स्ट्रक्चर होता है जी। और उसके बाद हमने बात करी थी कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर को ये लिखे हुए जी यहाँ पर, ये रहा। एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, जेड से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपको बताता है कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने भी एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जबकि दूसरा जो नंबर है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर, ए से इसको डिनोट किया जाता है। ये आपके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स की तादाद होती है, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हमने ली हुई हैं। इस चीज़ को थोड़ा पक्का करने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम रब करते हैं एक, और एक नई एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है जी, ए के नाम से। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ नंबर लिखा हुआ है 100, यहाँ नंबर लिखा हुआ है 75। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो बड़ा नंबर होता है, ये आपका जो है, यानी कि ये जो बड़ा नंबर है पॉइंटर का, ये बड़ा नंबर जो है ये मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। यानी कि एटॉमिक मास ए से डिनोट होता है, कितना हो गया एटॉमिक मास? 100। जबकि छोटा नंबर जो है ये एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 100 इसका एटॉमिक मास हो गया या मास नंबर हो गया, और 75 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 75 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि 75 प्रोटॉन हो गए। तो जो हमारा चार्ज नंबर था वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाती है, वही हमारी प्रोटॉन की तादाद हो जाती है। जबकि न्यूट्रॉन्स को हम कैसे निकालते थे? इन दोनों को माइनस करके, यानी कि ए माइनस जेड, मास नंबर में से चार्ज नंबर माइनस कर दें। तो 100 में से अगर हम 75 माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद पता चल जाएगी 25। तो ये जो ए एलिमेंट है, ए एटम है, इसमें 75 न्यूट्रॉन, 75 इलेक्ट्रॉन है, 75 प्रोटॉन है, और 25 न्यूट्रॉन है। उसके बाद हमने आइसोटोप्स की बात की थी जी। ये एक ही एलिमेंट के बहन भाई होते हैं, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। वजह क्या है जी? इनके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स की तादाद में फ़र्क होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। केमिकली ये एक जैसे होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब हमारे पास आज का टॉपिक जो पहला टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है जी? लेट्स डिस्कस इट। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है जी? ऐसे एलिमेंट्स, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तकरीबन 100, 150, 100, 110, 115 के करीब एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हुए हैं। इनमें से बहुत से एलिमेंट हैं जो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैवी होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर यानी कि ए, वही मैं पूरा लिख देता हूँ जी, एटॉमिक मास। ठीक है जी, एटॉमिक मास, इस एटॉमिक मास को आप मास नंबर भी कहते हो। ठीक है, मास नंबर भी कहते हो। और याद रखिएगा इससे मुराद क्या होता है? उसके न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन प्लस, मैं लिख देता हूँ चले, न्यूट्रॉन प्लस
प्रोटॉन। इसको आप कहते हो मास नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए से हम इसको डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये होता है जी मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो 82 से ज़्यादा होता है। 82, 83, 84, 85 पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनका 82, 83, 84 यानी एटॉमिक मास जो है वो 82 से ज़्यादा होता है। जाहिर बात है 82 से ज़्यादा, एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि इनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद प्लस करने के बाद 82 से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास ये तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर 82 से ज़्यादा होता है, यानी इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा है। तो ये एलिमेंट्स हमारे जो हो जाते हैं अनस्टेबल हो जाते हैं। इनका न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का क्या मतलब होगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अनस्टेबल होने के बाद ये क्या करते हैं जी, ये अपने अंदर से रेडिएशंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, यानी इनमें से रोशनियाँ, रेडिएशंस निकल रही होती है, ये रेडिएशंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक एलिमेंट है जी, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है जी, और हमने चेक किया तो इसका एटॉमिक मास जो है लेट से कितना है जी, एटॉमिक मास इसका है जी 100। अब 100 का मतलब क्या हो गया, 82 से ज़्यादा है इसका एटॉमिक मास, 82 से ज़्यादा, 18 पॉइंट ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसमें से रेडिएशंस निकल रही होंगी, इस एलिमेंट में से ना रेडिएशंस निकल रही होंगी, ऐसे रेडिएशंस। अंधेरा करो, अक्सर आपने देखा यूरेनियम वगैरह होता है या वो आपके घरों में रेडियम होता है जो अंधेरा करो तो चमकता है, ये उन मटेरियल्स की बात हुई। तो ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 100 है, यानी 82 से ज़्यादा। तो ये क्या करेगा जी, ये एलिमेंट जो है अपने अंदर से रेडिएशंस को डिस्चार्ज कर रहा होता है। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, या फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। दूसरी तरफ मेरे पास एक मटेरियल है जी, लेट से उसका जो एटॉमिक मास है वो है जी 50, ये रेडिएशंस को डिस्चार्ज नहीं कर रहा होगा क्योंकि इसका एटॉमिक मास 82 से बहुत कम है। तो ये क्या है, ये अपने अंदर से कोई रेडिएशंस डिस्चार्ज नहीं कर रहा होता। ये प्रॉपर्टी किस में मिलेगी आपको, ऐसे एलिमेंट्स में मिलेगी जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, या इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या हो गया जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा होता है। तो फिर ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स अपने अंदर से रेडिएशंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, इनमें से रेडिएशंस फूट रही होती है, निकल रही होती है। ऐसे एलिमेंट्स को आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हो जिनका 82 से ज़्यादा एटॉमिक मास होता है, और इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्यों ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 100 है, ये रेडिएशंस निकाल रहा है, जबकि ये वाला जो मटेरियल हमारे पास है जिसका एटॉमिक मास 50 है, इसमें से रेडिएशंस नहीं निकल रही। इसका रीज़न है जी ये अनस्टेबिलिटी, ये जो लिखा हुआ है मैंने अनस्टेबिलिटी। देखिए हमने ये पढ़ा है कि एटॉमिक मास क्या होता है, ये एटम में न्यूक्लियस है और इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा एटॉमिक मास बनता है। अब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जमा करे हुए होते हैं, एटम ने जो है इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जमा किया होता है। ठीक है, अब ये जितना हल्का होगा उतना सान हल्का होगा तो उतना ही स्टेबल होता है। ये न्यूक्लियस जितना हल्का होगा, जितना लाइट होगा, उतना ये जो है वो स्टेबल होगा, और जितना ये हैवी होता जाएगा, जितना इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होते जाएंगे, जितना इसका वजन बढ़ता जाएगा, उतना ये अनस्टेबल होता रहता है। इसकी मिसाल आप अपनी पॉकेट से ले लो, अपने बैग से ले लो। आपका बैग होता है जी जिसमें आप अपनी किताबें रखते हो। अब उस बैग के अंदर एक गुंजाइश है। ठीक है जी, यहाँ से ये हमारे पास एक बैग है जी, सपोज करें ये हमारे पास एक थैला, एक बैग है। अब इसके अंदर गुंजाइश है जी, सपोज करें इनके अंदर जो है हम 10 किताबें रख सकते हैं, 10 बुक्स को हम रख सकते हैं। मैं इसमें गुंजाइश से ज़्यादा मैंने इसके अंदर 11 बुक्स डाल दी जी। अब ये क्या होगा, फूल जाएगा, आ तो जाएगा जैसे तैसे करके, लेकिन फूल जाएगा, भारी हो जाएगा। अगर मैं इसको इसी हालत में रखूँगा तो ये जगह जगह से फटना शुरू हो जाएगा। मैंने अगर बैग में
कम किताबें रखी हुई होंगी, यानी कि बैग में 10 किताबों की गुंजाइश है, मैं 8 रखूँ 7 रखूँ, तो मेरा बैग आसानी से काम करेगा, अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा, फटेगा फूटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं अपने बैग के अंदर औकात से ज़्यादा मटेरियल डाल दूँ, ज़्यादा भर दूँ सामान, फिर मेरा बैग क्या होगा, मेरा बैग फटना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हमारी जेब है, हमारी जेब के अंदर एक गुंजाइश होती है। अगर मैं गुंजाइश से कम रखूँगा, जेब चलेगी जी, लंबा चलेगी पॉकेट। लेकिन अगर मैंने अपनी पॉकेट में गुंजाइश से ज़्यादा पैसा रखा तो क्या होगा, मेरी पॉकेट से पैसा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एक बस है जी, ये एक बस आपके पास है जी, सपोज करें ये एक बस जा रही है हमारी। अब इसके अंदर गुंजाइश है जी, आपने गुंजाइश से अंदर कम मुसाफिर रखे हुए, तो बस आराम से चलेगी, सुकून से चलेगी, मुसाफिर भी सुकून से बैठे रहेंगे। लेकिन अगर हम इसमें गुंजाइश से ज़्यादा बंदे भर देते हैं बसों के अंदर, तो फिर क्या होता है, बंदे खिड़की से बाहर निकल रहे होते हैं, दरवाजे से बाहर लटक रहे होते हैं। गुंजाइश से ज़्यादा हो गया अनस्टेबल, गुंजाइश के अंदर है स्टेबल। इसी तरीके से ये जो हमारे पास लाइटर एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास 82 से कम होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर 82 समझ लो पार्टिकल्स की गुंजाइश है, आप यूँ समझ लो 82 पार्टिकल्स आ सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने आ सकते हैं टोटल 82। अब अगर आपने 82 से कम रखे हुए हैं तो आपके न्यूक्लियस में वो पार्टिकल सुकून से रह रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर 82 के बजाय 100 एटॉमिक मास कर दिया, यानी हमने इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 100 डाल दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने गुंजाइश से ज़्यादा भर दिया है। हमने न्यूक्लियस को गुंजाइश से बहुत ज़्यादा बढ़ दिया, न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल होता है, टूट फूट का शिकार हो जाएगा, और वो इन्हीं पार्टिकल्स को रेडिएशंस की सूरत में निकाल रहा होता है। यही जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है ना, ये 100 में से जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को रेडिएशंस की सूरत में निकालता है, उसमें से हमारी रेडिएशंस क्या बनती है वो हम बात करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रेडियो एक्टिविटी क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा है, यानी कि उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद 82 से ज़्यादा है, वो एटम्स या वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहा होता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, एटॉमिक मास ग्रेटर देन 82, क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर 82 या उससे कम पार्टिकल्स आ सकते हैं। इस न्यूक्लियस की गुंजाइश कितनी है, 82। अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास 82 से कम है, इसका मतलब है उनके न्यूक्लियस में गुंजाइश से कम आपने पार्टिकल्स भरे हुए, इसलिए वो स्टेबल होता है। लेकिन वो न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब है उनके न्यूक्लियस में गुंजाइश से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। न्यूक्लियस के अंदर इतनी जगह नहीं है जितने उसमें पार्टिकल्स भर गए, तो ऐसा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और वो फिर इन्हीं पार्टिकल्स से अपनी जान छुड़ा रहा होता है रेडिएशंस की सूरत में। रेडिएशंस की सूरत में वो अपने इन्हीं पार्टिकल्स को तोड़ ताड़ कर ख़त्म करके अपने न्यूक्लियस को स्टेबल ला रहा होता है, यानी 82 की सूरत में। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक, आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक न्यूक्लियस है जी, ये एक न्यूक्लियस है, और इसका एटॉमिक मास हम लेते हैं जी 85। अब न्यूक्लियस के अंदर गुंजाइश कितनी होनी चाहिए, 82। 3 पार्टिकल्स ज़्यादा है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है एटॉमिक मास 82 है, होना कितना चाहिए जी, मैंने आपको बताया हुआ है हमारे न्यूक्लियस के अंदर गुंजाइश कितनी होती है, ये 82। तो ये एक न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसका मास नंबर 85 है, यानी इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद 85 है। न्यूक्लियस की गुंजाइश होती है जी 82, 82 से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, जो फालतू पार्टिकल्स हैं उनको रेडिएशंस की सूरत में निकालता रहेगा, निकालता रहेगा, बहुत सारी रेडिएशंस निकलेंगी, आखिर में इसका वो जो पार्टिकल्स लूज होते जाएंगे, एक टाइम आएगा इस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास जो है वो पार्टिकल से जान छुड़ा ली, रिड्यूस होकर 82 हो जाएगा। अब ये स्टेबल हो जाएगा, अब ये स्टेबल हो जाएगा और ये कोई और सा मटेरियल बन जाएगा। ये सपोज करें एक्स था तो ये बन जाएगा वाई। अब ये स्टेबल हो जाएगा, अब ये रेडिएशन डिस्चार्ज करना बंद कर देगा। ये जी रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी, तो रेडियो एक्टिविटी आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं रेडिएशंस की तरफ। ये ठीक है, हमने इस पर बात कर ली, 82 ग्रेटर देन क्यों है जी बता दिया, स्टेबल अनस्टेबल पर भी बात कर ली। अब आते हैं रेडिएशंस पे। ये जो रेडिएशंस डिस्चार्ज हो रही हैं इन पर, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, वही साइंटिस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर भी ढूंढा था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इन रेडिएशंस पर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था।
वो पहले के लोग ये समझते थे कि ये जो हमारे पास ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं ये एक ही किस्म की है, लेकिन रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताया कि ये 3 किस्म की होती हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा। 3 किस्म की रेडिएशंस आपका जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकालता है। क्या एक्सपेरिमेंट था जी वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एक बॉक्स लिया जी, ये एक बॉक्स लिया इन्होंने, ठीक है जी, और इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा सुराख करके अंदर इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया जिसमें से रेडिएशंस निकल रही होंगी, ठीक है, एक छोटा सा सुराख किया और अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ इन्होंने इस साइड पर एक फिल्म लगा दी, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। और फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, जहाँ पर अगर लाइट पड़े तो कोई स्पॉट आ जाता है, एक धब्बा आ जाएगा, एक काला कलर आ जाएगा अगर लाइट पड़ती है। इस तरफ इन्होंने पॉजिटिव मैग्नेट फील्ड अप्लाई करी, इस तरफ इन्होंने एक नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, दोनों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड रख दी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब इन्होंने कहा जी इस ढक्कन में से सुराख हटा दिया और रेडिएशंस को पास आउट होने दिया। अब ये जो आपके पास ये जो रेडियम, ये जो आपके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसमें से जो रेडिएशंस निकल रही थी, कुछ रेडिएशंस ऐसे पॉजिटिव की तरफ बैंड हो गई और यहाँ पर स्पॉट आ गया ब्लैक। इसी तरह कुछ रेडिएशंस थी जो आपकी ऐसे निकली और नेगेटिव की तरफ बैंड हो गई और यहाँ पर एक स्पॉट आ गया। और कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, कोई ब्लॉक, कोई यानी कि बैंड नहीं हुई और बिल्कुल यहाँ एक स्पॉट आ गया। ऐसे 3 जगहों पे फोटोग्राफिक फिल्म पे स्पॉट्स आए। इसका मतलब है हमारे पास ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं इस रेडियो एक्टिव मटेरियल में से, वो 3 किस्म की हो गई। एक वो जो पॉजिटिव की तरफ बैंड हो गई, एक वो जो नेगेटिव की तरफ बैंड हो गई, एक वो जो बगैर कोई बैंड हुए स्ट्रेट निकल गई। तो यूं रदरफोर्ड ने अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटेरियल में से रेडिएशन होती है वो एक टाइप की नहीं है, वो 3 किस्म की है। एक वो जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, एक वो जो नेगेटिव की तरफ मुड़ गई, एक वो जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई असर नहीं होता। ये जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी है इसका नाम इसने रखा बीटा। ये जो नेगेटिव की तरफ मुड़ी है इसका नाम इसने रखा अल्फा। और जो स्ट्रेट रही जिसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं उसका नाम उसने रखा गामा। ये तीनों ग्रीक लेटर हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यूं रदरफोर्ड ने अपने सिंपल से एक्सपेरिमेंट के जरिए ये आइडेंटिफाई किया कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जब अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस डिस्चार्ज करता है वो 3 किस्म की होती है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब जरा इन तीनों रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जाहिर बात है तीनों डिफरेंट है तो जाहिर बात है इनकी अलग अलग खासियतें होंगी। तो तीनों की जरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक साथ देखेंगे। यहाँ हम बात करेंगे अल्फा रेस की, यहाँ हम बात करेंगे बीटा रेस की और यहाँ हम बात करेंगे गामा रेस। तीनों की प्रॉपर्टीज को देखते हैं जी। पहली प्रॉपर्टी, अब चूंकि देखें अल्फा रे, इस एक्सपेरिमेंट को देखिएगा, अल्फा रे ये वाली है, ये अल्फा रे नेगेटिव की तरफ बैंड हुई है। और हम जानते हैं जी कि नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और बैंड हो जाता है। तो इस रे पर, अल्फा रे पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ मुड़ गई। सही कह रहा हूँ ना? अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये तो दूर जाती। तो हम जानते हैं जी नेगेटिव की तरफ बैंड होता है, नेगेटिव की तरफ कौन खींचकर चला आता है, पॉजिटिव। लिहाजा ये जो अल्फा रे है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी अल्फा रे की क्या आ गई कि इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह अगर हम बीटा को देखें तो बीटा जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव की तरफ जो चीज़ अट्रैक्ट होती है वो नेगेटिव होती है, लिहाजा बीटा पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, लिहाजा बीटा पे कौन सा चार्ज हो गया, बीटा पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जबकि गामा रे जो है वो स्ट्रेट चली गई, वो ना तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई ना नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है नेगेटिव चार्ज, और जो चीज़ की ना पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है ना नेगेटिव, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो इस गामा रे पे कोई चार्ज नहीं है, तभी ना ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई ना ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, लिहाजा गामा रे पे नो चार्ज, इट हैज़ नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो रे जिस तरफ बैंड हुई है उस हिसाब से हमने अंदाजा लगाया
कि हमारे पास इन रेस पे कौन से चार्ज होते हैं। अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रे पे नेगेटिव चार्ज है, और गामा रे पर कोई चार्ज नहीं है। अल्फा रे पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से ये नेगेटिव फील्ड की तरफ मुड़ गई। बीटा रे पे नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ मुड़ गई। और गामा रे पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये बगैर मुड़े सीधी सीधी चली गई। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, अल्फा रे अल्फा पार्टिकल से बनी हुई होती है। ये जो अल्फा रे है, ये ऐसे छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल, यानी कि ये अल्फा रे है, तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। इनको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ऐसे ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की सूरत में निकल रही होती है। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं, ये है, तो ये एक रे तो हमने ऐसी बना ली, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकल रहा है। ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम कह रहे होते हैं कि ये मिल के अल्फा रे बनाती है। ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन सब पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं। तो अल्फा रे इज मेड अप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई होती है। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो अल्फा रे जो है इट इज मेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई होती है। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं जी? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस होता है जी एक अल्फा पार्टिकल। अब ये क्या होता है, ये जरा नीचे देखते हैं, इसको फिर मैं मिटा दूंगा। देखें, हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे बेतहाशा एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट है हीलियम। हीलियम हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, इस हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 2, प्रोटॉन्स भी हो जाते हैं 2, और न्यूट्रॉन्स भी हो जाते हैं 2। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा आप। जो ये इसका एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन, और दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन पता चल जाता है। तो 4 में से 2 माइनस किया, 2 न्यूट्रॉन। ये एक हीलियम एलिमेंट है। एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों 2 है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इसका न्यूक्लियस होता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, जिसमें आप समझ लो जी ये 2 किस्म के, ये 2 रेड वाले जो हैं ये प्रोटॉन्स हो गए, और ब्लू वाले जो हैं वो इसमें क्या हो गए? न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है जी, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये घूम रहे हैं जी। ठीक है जी, एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, ये रेड वाले जो है प्रोटॉन्स हैं, और ब्लू वाले जो है वो न्यूट्रॉन है। ये तो एक हीलियम एटम की हमने देख लिया। एक हीलियम एटम क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहे हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में। अगर हम हीलियम में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल दिए उसके। ठीक है, तो अब ये ऑर्बिट खत्म हो गया। ऑर्बिट तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ये ऑर्बिट खत्म हो गया। ठीक है, अब ये ऑर्बिट खत्म हो गया, ये क्या बचा है? ये हीलियम का खाली न्यूक्लियस बच गया। आपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसमें से, उसका ऑर्बिट ऑर्बिट सब खत्म हो गया। इट इज ओनली हीलियम न्यूक्लियाई। ये अब क्या है? ये सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस बचा है, हीलियम न्यूक्लियस। अब अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ इसमें प्रोटॉन्स हैं कितने? 2। न्यूट्रॉन है कितने? 2। इस पे चार्ज कौन सा होगा जी? सिर्फ प्रोटॉन की वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो तो खत्म हो गया। तो इस पे चार्ज कैसा होगा? इस पे चार्ज होगा +2। इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। सिर्फ हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको आप कहा कहते हो अल्फा पार्टिकल। अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन भी डाल दिए तो वो तो हीलियम एटम बन जाएगा। तो अगर हीलियम एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है तो हमारे पास सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचता है, और इस हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं असल में हम अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं अल्फा पार्टिकल में? गायब, खत्म, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें प्रोटॉन कितने? 2 प्रोटॉन है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन है। इसका ये जो होता है मॉडल ये यही रहेगा, He लिखेंगे हम इसको। 4 इसका एटॉमिक मास, 2 इसका एटॉमिक नंबर। 4 इसका एटॉमिक मास क्यों लिखा है हमने? क्योंकि एटॉमिक मास से मुराद होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वो देख लो जी, 2 + 2 4। चार्ज नंबर हमने इसका 2 क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद होती है। अब इलेक्ट्रॉन भले नहीं है लेकिन प्रोटॉन तो 2 है ना, इसलिए हमने इस पर 2 लिख दिया, और हम कहते हैं जिस पर चार्ज कितना है? +2। तो ये अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ऊपर, यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अल्फा रे जो है वो अल्फा पार्टिकल से बनी हुई होती है। और अल्फा पार्टिकल क्या है? एक हीलियम का न्यूक्लियस। ऐसा होता है जी कि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसका एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2, इसमें प्रोटॉन 2 होते हैं।
न्यूट्रॉन 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। इस पे चार्ज कितना होता है? +2। पॉजिटिव चार्ज है, देखेंगे हमने पहले ही कहा हुआ है, पॉजिटिव रे होती है ये, क्योंकि इसके पार्टिकल पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पार्टिकल से बनने वाली रे पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये तो अल्फा बी का स्ट्रक्चर हो गया। तो अल्फा रे अल्फा पार्टिकल से मिलके बनती है, और अल्फा पार्टिकल क्या है जी? हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, नंगा हीलियम कह लो आप, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, सिर्फ न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा हीलियम के न्यूक्लियस पे +2 चार्ज होता है, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल +2 चार्ज रख रहा होता है, और इससे बनने वाली रे पे भी पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब आते हैं बीटा की तरफ, बीटा रे। ये अच्छा, बीटा रे जो है ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी बीटा पार्टिकल से ही बनी हुई है। चले पहले तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। ये जो हमारी बीटा रे है ये भी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। ये भी ऐसे ही है जैसे अल्फा थी जी, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो यहाँ पे स्क्रीन से टकरा हुए। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो इसको हम कहते हैं इट इज मेड ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल से ये बनी हुई होती है। बीटा पार्टिकल क्या होता है जी? सिर्फ एक चीज, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल कोई हीलियम न्यूक्लियस वगैरह की तरह की कहानी नहीं है, ये बस एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो बीटा रे के पार्टिकल पे भी इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये एटम है जी, ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अभी नॉर्मल एटम है जी, क्योंकि ये अपने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको निकाल दूं बाहर, इसको बाहर निकाल दूं, इसको अपने इसके एटम से मैंने आज़ाद कर दिया, अब ये ऐसे तेज भागता रहे, अगर तेज भागना शुरू कर दे तो ये बनता है बीटा पार्टिकल। तो बीटा का पार्टिकल क्या है? बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन होता है जो अपने एटम को छोड़ चुका होता है, अपने एटम से निकल जाता है, आज़ाद हो जाता है, खुला आज़ाद खाता, उसको आप कहते हो कि वो एक बीटा पार्टिकल है। ऐसे बीटा पार्टिकल्स मिलके बीटा रे बनाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसने अपने पेरेंट एटम को छोड़ दिया, अब बस वो अकेला इलेक्ट्रॉन है और वो भाग रहा है, उसको हम कहते हैं कि वो बीटा पार्टिकल है। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ, गामा रेडिएशंस की तरफ। गामा रे फोटोन से मिलके बनी हुई थी, इट इज मेड ऑफ फोटॉन्स, ये फोटोन से मिलके बनी हुई होती है। अच्छा, अब आपने चैप्टर 15 पढ़ा हुआ है लाइट वाला। आपने लाइट में पढ़ा था कि लाइट के नेचर पे बड़ा झगड़ा हुआ। पहले कुछ लोग कहते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है, फिर कुछ लोग कहते थे कि लाइट जो है वो वेव से मिलके बनी हुई होती है। और झगड़ा सॉर्ट आउट हुआ था कब? कि जब लोगों ने कहा कि जी लाइट जो है ना पार्टिकल से बनी हुई है ना वेव से, बल्कि लाइट ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है, और इन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स, ये जो फोटॉन्स होते हैं इनमें सिर्फ एनर्जी होती है, कोई मास नहीं होता, ठीक है। ये जो फोटॉन्स हैं इनमें सिर्फ एनर्जी है, कोई मास नहीं होता, और इन फोटॉन्स की पार्टिकल और वेव दोनों खूबियाँ होती हैं। ये तो हमने लाइट में पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है वो फोटॉन से मिलके बनी हुई होती है। और फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, इनमें सिर्फ एनर्जी होती है, कोई मास नहीं होता। इन फोटॉन्स की पार्टिकल और वेव दोनों तरह की खूबियाँ मौजूद होती हैं इन फोटॉन्स में। और हमने ये भी देखा था कि फोटॉन से जब कोई चीज़ बनती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, क्यों? क्योंकि वो फोटॉन से बनी हुई है। एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्यों? क्योंकि वो फोटॉन से बनी हुई है। अच्छा, अब गामा रे के बारे में मैंने क्या कहा? इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, यानी ये भी बिल्कुल लाइट की तरह इन्हीं फोटॉन से मिलकर बनी हुई होती है, लिहाजा गामा रे क्या हो गई? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। तो गामा रे बिल्कुल लाइट की तरह की हो रही है। ये लाइट भी फोटॉन से बनी हुई थी, गामा रे भी फोटॉन से बनी हुई है। फोटॉन से बनने वाली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, लिहाजा गामा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो ये लाइट, एक्सरे, ये हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, लाइट, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट, रेडियो, माइक्रोवेव, ये सारी फोटॉन से बनी हुई रेडिएशंस होती हैं, और इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इनकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है, और ये बगैर मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। तो गामा भी बिल्कुल लाइट की तरह हो गई, ही फोटॉन से बनी हुई होती है, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसकी स्पीड भी लाइट की स्पीड के बराबर होगी, ठीक है। तो ये दूसरी बातें हो गई जी। अब आते मजीद तीसरी डिटेल्स पर। अल्फा रे की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन पावर जो है अल्फा रे की वो क्या होगी?
हाईएस्ट होगी सबसे ज़्यादा, जबकि बीटा की मॉडरेट होती है यानी दरमियानी होती है, और गामा की सबसे लोवेस्ट होती है। यानी आयनाइजेशन पावर गामा में सबसे कम है, बीटा में थोड़ी ज़्यादा है, और अल्फा में सबसे ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन पावर क्या होती है पहले इसको बता दूं मैं आपको। आयनाइजेशन पावर क्या है जी, सपोज करें ये आपके पास एक न्यूक्लियस है और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है जी, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन है जी, ये घूम रहा है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को, ये एटम कहलाएगा, ये अभी क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो बाहर, आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो अब क्या बचा आपके पास, ये है आपके पास न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट है जी, और इस ऑर्बिट में दो के बजाय अब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो आपने बाहर निकाला था ये आ गया, ये बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन दफा हो गया, ये गरक हो गया। अब ये तो एटम होता है, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हम जानते हैं, केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, वैलेंसी आ जाती है इसके ऊपर। क्या वैलेंसी होगी, +1 की, इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब वैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया तो अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई। तो प्रोटॉन की तादाद कितनी ज़्यादा हो गई, एक ज़्यादा, तो इसलिए +1। ये तो केमिस्ट्री है। तो जब हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होते हैं तो इसको एटम, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बनता है आयन, ये आयन कहलाता है। जैसे आपको याद हो केमिस्ट्री में, तो सोडियम होता है जी, नॉर्मल होता है, उसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर भी बहुत सारे शेल्स होते हैं, जो आउटर है उसमें 1 होता है। आप अगर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये एटम था, ये आयन बन गया। तो आयन क्या होते हैं, एक्चुअल में एटम्स ही होते हैं जिनमें से आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया होता है। एंड नॉर्मल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होगी। अगर आपने उस नॉर्मल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव वैलेंसी आना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो नेगेटिव वैलेंसी आती है। तो जब ये वैलेंसी आ जाती है तो फिर आपका एटम बन जाता है आयन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आयनाइजेशन। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अब इसकी अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन क्या है, ज्यादा, यानी अल्फा पार्टिकल जब किसी एटम से टकराएगा तो ये उसको आयन में कन्वर्ट कर देगा, इसके चांसेस टकराने के ज्यादा होते हैं। रीजन बताता हूं मैं आपको, इसको मिटा रहा हूं पहले। आयनाइजेशन तो समझ गए होंगे आप कि एटम को आयन में कन्वर्ट करना आयनाइजेशन कहलाता है। एटम को आयन में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अब हमने ये बात करनी है कि अल्फा की आयनाइजेशन ज्यादा है, बीटा की कम, गामा की तो इंतहाई कम। क्यों, देखें हमारे पास सपोज करें जी, ये एक मटेरियल है, इसमें ये बहुत सारे एटम्स हैं, एक ये रहा एटम है, एक ये एटम है जी, एक ये एटम है जी, एक ये एटम है जी, ठीक है, इस तरह बहुत सारे एटम्स हैं हमारे पास, ये हमने एटम्स ले लिए। अब अल्फा पार्टिकल, आपको मैंने क्या बताया, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, हीलियम का न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा होता है, ये हो गया एक बीटा पार्टिकल। जबकि गामा रे जो है वो फोटोन से बनी हुई होती है, वो ये हो गई फोटोन, ये गामा रे हो गए, गामा पार्टिकल कह लो, है ना। ये तीनों पार्टिकल के साइज बना रहा हूं मैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक न्यूक्लियस है। दरअसल न्यूक्लियस का साइज इलेक्ट्रॉन की निस्बत बड़ा होता है, यानी अल्फा पार्टिकल साइज में बड़ा हो गया। बीटा पार्टिकल चूंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका साइज दरमियाना हो गया, जबकि गामा पार्टिकल तो फोटोन है, तो सिर्फ एनर्जी है। एक बात। दूसरी बात, चार्ज ध्यान में रखिएगा, अल्फा पे चार्ज पॉजिटिव है, बीटा पे नेगेटिव है, गामा पे कोई चार्ज नहीं है। आयनाइजेशन की जो सलाहियत आ रही है ना कि अल्फा में ज़्यादा है, बीटा में दरमियानी है और गामा में कम है, वो साइज और चार्ज की वजह से होती है। तो अल्फा पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा है क्योंकि वो न्यूक्लियस है, एक लिहाज से देखा जाए तो। बीटा का साइज एक इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस से तो बहुत छोटा हो गया। गामा तो वो पार्टिकल ही नहीं है, वो तो एक पैकेट है, जबकि चार्ज आपके सामने है। अब अगर ये हमारे पास मटेरियल्स हैं जी, ये एटम्स हैं। अब जब मैं इसमें से अल्फा रे गुजार रहा हूँ, अल्फा रे गुजार रहा हूँ का मतलब क्या हो गया कि मैं अल्फा रे गुजार रहा हूँ, इसका मतलब हो गया मैं ये हीलियम के न्यूक्लियस डलवा रहा हूँ। ये आ रहा है जी, हीलियम का न्यूक्लियस 1, ये हीलियम का न्यूक्लियस 2, ये हीलियम का न्यूक्लियस 3। हीलियम का न्यूक्लियस बड़ा होता है, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एटम से टकराने के, है ना, साइज बड़ा है। एटम का साइज अगर ये है तो ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है,
तो हीलियम का साइज भी तो इसके न्यूक्लियस के बराबर होगा, क्योंकि वो भी तो एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अल्फा का साइज चूंकि बड़ा है, लिहाजा इस अल्फा पार्टिकल के इस एटम से टकराने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि अल्फा पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अगर ये करीब से भी गुजरेगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे कि एक अल्फा पार्टिकल सपोज करें यहाँ से गुजर रहा है, ये एक अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अब ये जो एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब अट्रैक्ट होगा ना, अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, ये भले करीब से भी गुजर रहा होगा, ये इस एटम को अट्रैक्ट कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, ये एटम क्या हो जाएगा? आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यूं आपके पास अल्फा रे की आयनाइजेशन पावर ज्यादा होती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से इसके जो चांसेस होते हैं एटम से टकराने के वो ज्यादा हो गए। दूसरा, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर ये टकराए भी ना, एटम से नहीं भी टकराता और उसके करीब से भी गुजरेगा, तो भी ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे निकला एटम कन्वर्ट हो जाएगा आयन में, यानी आयनाइजेशन हो जाएगी। तो यूं अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन ज्यादा है। बीटा की दरमियानी क्यों है जी? बीटा की अब आते हैं बीटा पे। बीटा की दरमियानी क्यों है जी? ये बीटा है जी। अब बीटा का साइज, एक तो इलेक्ट्रॉन है जी, छोटा साइज हो गया, है ना। बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो साइज छोटा हो गया, तो टकराने के चांसेस कम हो गए। हो सकता है जी इन स्पेसिस में से निकल जाए, टकराने के चांसेस कम है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, और जो बीटा पार्टिकल आपका गुजर रहा है उसमें भी नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए इस नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से आपके पास आयनाइजेशन की सलाहियत और कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए बीटा की आयनाइजेशन सलाहियत थोड़ी सी वीक हो गई, बिकॉज इसका साइज बहुत छोटा है। चांसेस ज्यादा ये हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन टकराए बगैर निकल जाएगा। हाँ, और नेगेटिव नेगेटिव है, रिपल भी होगा। आयनाइजेशन कब होगी? जब आपका ये इलेक्ट्रॉन इंतहाई करीब से गुजर रहा होगा, तो ये रिपल रिपल करके इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देगा, रिपल रिपल की वजह से। जबकि गामा रे के अंदर तो बिल्कुल ही मामला यूं नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल्स ही नहीं है, वो तो क्या है जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब गामा पार्टिकल जाहिर बात है इधर उधर से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो एक छोटा सा डब्बा सा है, बस पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये निकल गया यहाँ से, यहाँ था, ये निकल गया, यहाँ था, ये निकल गया, उसके चांसेस स्केप के ज़्यादा हो गए। बस वो एक ही सूरत में आयनाइजेशन कर सकता है, कब? जब इलेक्ट्रॉन उसकी लाइन में आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन है, ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को टकरा के उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है गामा रे की, कि वो आयनाइजेशन कब करे, कि जब इलेक्ट्रॉन का जो एटम है वो उसके रास्ते में आ जाए। तो यूं समझ लिया आपके आयनाइजेशन पावर जो है वो क्या होती है? एटम्स को आयन में कन्वर्ट करना। चूंकि अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम से ज़्यादा टकरा जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन हो जाती है। बीटा का साइज थोड़ा सा कम होता है, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा उसका साइज कम होता है, तो इसके चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। जबकि गामा रे के अंदर आयनाइजेशन की खाली एक ही पॉसिबिलिटी है, कि गामा रे जिस लाइन में ट्रेवल कर रही है उसी लाइन में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन सामने आ जाए, तो वो गामा रे इलेक्ट्रॉन से टकराएगी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होता है, ऐसे घूमता रहेगा, और गामा रे आपकी ट्रेवल कर रही है। बहुत ही कम चांस होंगे कि जैसे ऑर्बिट के पास से गामा रे यहाँ से गुजरे, इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर आ जाए। तो जब ये टकराएगा तो ये आयनाइजेशन हो जाएगी, इसलिए गामा रे में आयनाइजेशन की पावर इंतहाई कम हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है जी? पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है मटेरियल को क्रॉस करके दूसरी साइड से निकल जाना। यानी अगर आपके पास ये एक कागज दीवार है सपोज कर लें, तो यहाँ से आपने एक रे डाली और पीछे से निकल गई, इसको आप कहते हो पेनिट्रेटिंग पावर, चीर कर निकल जाने की सलाहियत, पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है जी, तो अब पेनिट्रेटिंग पावर देखते हैं जी। चौथा, अल्फा रे की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लो होती है। गामा, इसकी बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर समझ लो मॉडरेट होती है, जबकि गामा रे की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट। यानी कि अल्फा रे की पेनिट्रेटिंग पावर इतनी होती है कि अगर आप एक पतली सी शीट भी आगे रख दो अल्फा रे की, ये अल्फा रे जा रही है,
पतली सी शीट भी रख दोगे तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, बस ब्लॉक हो जाएगी, इतनी कम पावर है। बीटा रे का क्या मामला है कि अगर आप मोटी सी दीवार रखते हो, यानी कि तकरीबन इतनी मोटी दीवार, तो जाके बीटा जो है वो ब्लॉक होगी। अदरवाइज अगर आपने इतनी ही पतली जितनी अल्फा में रखी थी, ये क्रॉस कर जाती है। जबकि गामा तो आपकी दुनिया की हर चीज से सिवाय लीड के, हर चीज से आप कितनी ही मोटी दीवार खड़ी कर दो इसके आगे, गामा रे क्रॉस करके दूसरी साइड पे निकल जाएगी। गामा रे की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। तो अल्फा रे की पेनिट्रेटिंग पावर कम है, ये पतली सी यानी कि 0.1 mm की भी कोई शीट होगी तो इससे ब्लॉक हो जाती है। बीटा रे की पेनिट्रेटिंग पावर ज़रा दरमियानी है, इसको ब्लॉक करने के लिए आपको थोड़ी मोटी चीज़ रखनी पड़ेगी। जबकि गामा रे की पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट होती है, ये दुनिया की हर चीज़ को क्रॉस कर सकती है सिवाय लीड के, लीड को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो ये हम 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं बस, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे की। तो हमने क्या देखा आज, एक तो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा होता है, तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने अंदर से रेडिएशंस को निकाल रहे होते हैं, इस फिनोमिना को आप कहते हो रेडियो एक्टिविटी। इसके पीछे का रीज़न क्या है, एटम का न्यूक्लियस का अनस्टेबल हो जाना। अगर न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियॉन्स की तादाद यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद 82 या उससे कम होती है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है, कुछ नहीं मसला। लेकिन अगर 82 से ज़्यादा होती है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और न्यूक्लियस अपने अंदर से इन्हीं पार्टिकल्स को रेडिएशन की सूरत में निकालता है। ये इसके पीछे का रीज़न है। फिर हमने देखा कि रदरफोर्ड ने हमें बताया कि ये जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ये 3 किस्म की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज रेज होती हैं जो कि अल्फा पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। अल्फा पार्टिकल दरअसल हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, यानी हीलियम एटम में से अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो जो हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा वो एक अल्फा पार्टिकल होता है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसकी आयनाइजेशन पावर बाकी 2 की निस्बत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। बीटा रे नेगेटिव चार्ज रे होती है, ये बीटा पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, और बीटा पार्टिकल्स असल में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि अपने पेरेंट एटम्स को छोड़े हुए होते हैं। इसकी आयनाइजेशन और पेनिट्रेटिंग पावर मॉडरेट है, दरमियानी। गामा रे पे कोई चार्ज नहीं होता, असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल लाइट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो फोटोन से बनी हुई होती है। ठीक है, कोई पार्टिकल नेचर भी इसका है, उसमें वेव नेचर भी है, वही लाइट वाला मामला हो जाता है। आयनाइजेशन पावर इसकी सबसे कम है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा, अब सपोज करें जी, अब हम देखते हैं चेंजेस आफ्टर रेडिएशन। चेंजेस आफ्टर रेडिएशन, ठीक है, यानी कि अगर हमारा एक न्यूक्लियस रेडिएशंस निकालता है तो उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ऐसे लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, बल्कि ये तो यार इंटर में आप चलो बढ़ा देता हूँ, अल्लाह मालिक है। अब सपोज करें जी, ये हमारे पास एक एलिमेंट है जी, एक एलिमेंट है एक्स, इसके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है सपोज करें जी 80 कर लेते हैं, और प्रोटॉन्स की तादाद इसमें है लेट से 20। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो एक्स नाम का न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन्स है 80, प्रोटॉन है 20, तो इसका एटॉमिक मास हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 100। अब एटॉमिक मास कितना हो गया, 80, यानी 82 से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया, ये रेडिएशंस करेगा, ये रेडिएशंस निकालेगा। ठीक है, तो मैं एक फर्जी न्यूक्लियस ले रहा हूँ एक्स के नाम से। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया, ये एक्स के नाम से मैं एक न्यूक्लियस ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मैं कितनी ले रहा हूँ, 80, प्रोटॉन कितने हैं, 20। तो एटॉमिक मास इसका क्या हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, 100, 82 से कई ज़्यादा है, लिहाजा ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा, ये अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेगा। ये ऐसे रेडिएशंस निकाल रहा होगा जी, ये अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा, गामा निकालेगा, ऐसे। ठीक है, ये अल्फा रे भी निकालेगा, बीटा भी निकालेगा और गामा भी निकालेगा। अब अगर ये एक अल्फा निकालता है तो क्या चेंजिंग्स आती हैं। अगर ये एक अल्फा रे निकालता है, एक अल्फा पार्टिकल निकाल लिया सपोज करो इसने, तो हम जानते हैं जी अल्फा पार्टिकल, ये ऊपर देखें डायग्राम,
ये जी एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है और एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाला, ये निकाला जी इसने एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। ये किसने एक अल्फा पार्टिकल निकाला है, ठीक है, ये एक अल्फा पार्टिकल निकाला है। अब अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसने एक्चुअल में क्या करा जी, अपने अंदर से ये 80 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन, इनको एक पार्टिकल की सूरत में निकाल दिया। ठीक है, इसके पास जो 80 न्यूट्रॉन्स थे उसमें से इसने कितने निकाल दिए, अल्फा पार्टिकल के अंदर कितने जा रहे हैं, देखें 2 न्यूट्रॉन जा रहे हैं, 2 प्रोटॉन जा रहे हैं। तो जब एक पार्टिकल निकालता है ना अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा जी, इसने 2 न्यूट्रॉन्स को रिमूव कर दिया और 2 प्रोटॉन्स को रिमूव कर दिया। तो जब ये एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 2 न्यूट्रॉन निकल गए, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी रह गई, 78। इसी तरह इस अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन भी जा रहे हैं, तो इसने 2 प्रोटॉन भी निकाल दिया। अब कितना हो गया, प्रोटॉन की तादाद 18। देखें इसने पार्टिकल्स अपने रिड्यूस कर दिए। तो पहले हमारे पास इस न्यूक्लियस में 80 न्यूट्रॉन थे और 20 प्रोटॉन थे, इसने एक अल्फा पार्टिकल बना के निकाल दिया। एक अल्फा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो जब इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाल के बाहर फेंका है, तो उसके अंदर उसने 2 न्यूट्रॉन निकाल दिए, 2 प्रोटॉन निकाल दिए। 80 में से 2 न्यूट्रॉन निकल गए, 78 बच गए। 20 में से 2 न्यूट्रॉन निकल गए और 18 प्रोटॉन बच गए। हो रहा है, थोड़ा सा कम हो गया, देखो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल की इमिशन है। अब आते हैं बीटा की तरफ। अच्छा, बीटा जो है, बीटा पार्टिकल की इमिशन की बात करते हैं अब, कि जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो हमारे न्यूक्लियस में क्या चेंजिंग आएगी। अच्छा, बीटा मैंने आपको बताया ऊपर, ये देखें बीटा क्या है जी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं। यहाँ तो बीटा रे कहाँ से निकल रही है, न्यूक्लियस से निकल रही है। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, सही कह रहा हूँ ना। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बने हुए और बीटा पार्टिकल निकल रही है जी न्यूक्लियस से, जबकि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है, देखें सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जब बीटा पार्टिकल निकलना होता है ना, एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है। न्यूट्रॉन जो है वो, एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा और एक न्यूट्रॉन टूट के 2 चीजें बनती हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। 1 न्यूट्रॉन इज ब्रेक इनटू 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रॉन आएगा और वो टूट जाएगा, और जब वो टूटेगा तो वो 2 पार्टिकल्स में मुश्तमिल हो जाएगा, एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है। प्रोटॉन रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा किस सूरत में, बीटा पार्टिकल। तो ये जो बीटा पार्टिकल है, यानी कि इस बीटा पार्टिकल को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, बीटा पार्टिकल का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये कैसे निकला, आपके न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो गया, तो 78 न्यूक्लियस रह गए, 78 न्यूट्रॉन रह गए थे ना, एक टूट गया, कितने बच गए, 77। एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो गया, 78 न्यूट्रॉन थे, एक टूट गया, तो 77 बच गए। अब 77 जब एक न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया और ये जो एक प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस में रह गया। तो हमारे पास प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, 18 से एक बढ़ के कितने हो गए, 19। तो जब एक बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है, एक प्रोटॉन बन जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो दोबारा सुनिएगा, हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसमें 80 न्यूट्रॉन थे, 20 प्रोटॉन थे, टोटल हो गया एटॉमिक मास 100, अनस्टेबल हो गया। अब ये अपने आप को स्टेबल करेगा, कैसे, अल्फा बीटा गामा इनको निकाल के अपने आप को स्टेबल बनाएगा। जब एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा तो हम जानते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब इसने एक अल्फा पार्टिकल ये निकाला तो इसके 2 न्यूट्रॉन भी कम हो गए, 2 प्रोटॉन भी कम हो गए। अब न्यूट्रॉन हो गए 78, प्रोटॉन हो गया 18। तो अल्फा पार्टिकल को रिमूव करने से, अल्फा पार्टिकल को इमिट करने से इसके पास 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं। इसी तरह जब ये बीटा पार्टिकल निकालेगा तो कैसे निकालते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते इसमें न्यूक्लियस में, तो एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है। एक न्यूट्रॉन ब्रेक होगा किसमें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो जब इस 78 में से एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो गया तो न्यूट्रॉन बन गए 77 और एक प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में रह गया, तो 18 प्रोटॉन थे, एक ऐड हो गया 19, और एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो बीटा पार्टिकल की सूरत में बाहर आ रहा है। जबकि इस तोड़ फोड़ के दौरान एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तोड़ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हो, प्रोटॉन डाल रहे हो, इस तोड़ फोड़ के दौरान
एनर्जी डिफरेंस भी आ रहा होता है, एनर्जी डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा होता है, एनर्जी का भी फर्क होगा ना। अब खुद सोचो, ये एक प्रोटॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, आपने इनको जोड़कर, वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन, इनको जोड़कर आपने एक न्यूट्रॉन बनाया हुआ था, और जोड़ने में हमें पता है जी यहाँ क्या लगती है, एनर्जी लग रही होती है। तो हमने एक प्रोटॉन, एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन बनता कैसे जी, वन प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला दो, और जब आप मिलाओगे तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई होती है। अब यहाँ बीटा पार्टिकल की इमिशन के दौरान ये न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, तो अब ब्रेक हुआ है तो ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी वो निकली। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये गामा की सूरत में निकल रहा होता है। जब गामा निकलती है तो बस सिर्फ एनर्जी में फर्क आ रहा होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आता। तो जब ये आपके इलेक्ट्रो अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, तो थोड़ी बहुत जो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी में उतार चढ़ाव कम और बेशी हो जाएगी, तो वो जो एनर्जी फालतू एनर्जी होगी वो गामा की सूरत में बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही अपने आप को स्टेबल करते करते तोड़ तोड़ के अपने आप को किस फॉर्म में ले आएगा कि उसका एटॉमिक मास जो है वो 82 या उससे कम हो जाए और ये स्टेबल बन जाएगा। ये होती है जी इमिशन ऑफ अल्फा बीटा इन गामा रेज। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिएगा।